नमस्कार दोस्तों। आज प्यारे मित्र को गुजरे हुए 5 दिन पूरे हो चुके। पूरा दिन मेरा शिकवे शिकायत, फ़र्ज़, वफ़ादारी, मनाही और ना जाने कितने टीका टिप्पणी के बीच बीता। तत्पश्चात कहीं आज अपने आप से बात करने के लिए कुछ फल निकाले तो ज़िंदगी के कड़वे सच के साथ आज 5वें दिन की कुछ घटनाएं मैं एक छोटी कविता के बाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कुछ सीखने और कुछ अच्छी बातें आपको अच्छे लगे। उम्र गुजारी अब तक साथ कि उम्र गुजारी अब तक साथ, बस आज की रात कट जाए। उम्र गुजारी अब तक साथ, बस आज की रात कट जाए। काश कि तू झुठला दे मौत को भी, काश कि तू झुठला दे मौत को भी और आज मुझसे मिलने आ जाए। टूट चुका हूँ देख दोस्त, टूट चुका हूँ देख सुन इस दुनिया को, गए तुझे हुए हैं सिर्फ दिन 5। जब तक साथ रहे लड़े दुनिया से, आने ना दी उन पर कोई आज। जब तक साथ रहे लड़े दुनिया से, आने ना दी उन पर कोई आज। आज वही देख लड़ रहे बंटवारे को, आज देख वही लड़ रहे बंटवारे को। तुझ पर नहीं कोई फिक्र, तुझ पर नहीं कोई फिक्र। कल 7वां दिन अस्थि विसर्जन, लगता फिर ना होगा उस घर में तेरा कोई जिक्र। भोगेंगे भोगेंगे तेरी इन्हीं अस्थियों से उपजी हुई ये दौलत, ना जाने कैसे रास आए उनको ये झूठी शान शौकत, उनको ये झूठी शान शौकत। तो मित्रों, आज के दिन की शुरुआत बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में हुई। पूरी रात कल की मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उस मित्र की यादों में खोया रहा। ना जाने कितने ही पल उठकर बैठा और कितने ही पल रोता रहा। घर वाले सभी मुझे समझाते रहे और अंततः थक हार वे भी अपने अपने शयन कक्ष में जा सो गए। ना जाने कब देर कितनी रात मुझे नींद लगी और सुबह सोकर उठता इसके पहले ही घर में बड़ी तेज चहलकदमी के साथ अजीब अजीब से स्वर सुनाई देने लगे। मुझे लगा मैं स्वप्न में हूँ, लेकिन मेरी चीर निद्रा को भंग करते हुए मेरी श्रीमती जी का यह स्वर कि क्या भला पाल रखी है तुमने, ये क्या है। पहले तुम्हें सुने और फिर इनकी पंचायत। क्यों कोई उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता। लो जाओ, अब समझाओ इन्हें कि कोई तो जिक्र करे उस दोस्त का जिसके लिए आप चिंता में डूबे हुए हो और इनका परिवार सिर्फ और सिर्फ बंटवारे के लिए आपके पास फिर आ इकट्ठा हुआ है। क्यों नहीं छोड़ देते इन्हें। मैं आधी नींद में उठा और सोचता रहा कि अब क्या हुआ, लेकिन दूसरे ही पल जब उन्होंने कहा कि आज बेटी दामाद अपना हिस्सा मांगने आए हैं, अगर समझा सको तो समझा लो। मैंने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। तुरंत उठकर
थोड़ा पानी पिया, अपने आप को संभाला और सामने आंगन में जाकर जैसे ही देखा तो वीरू की बेटी, दामाद, उसके माता पिता और दोनों भाई सभी पहले से ही उस चौपाल में उपस्थित थे। आखिर अब क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। हाँ कहो, कैसे आना हुआ? गुस्सा तो बहुत था दिल में, लेकिन कोई फायदा नहीं। खासकर इन 4 दिनों में यह तो समझ ही चुका था कि ऐसे लोगों के सामने अपनी बात को रखना सरासर बेवकूफ़ी होगी, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ विरासत पिता की दौलत ही होती है और उसके लिए पिता के का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो फिर भला मैं क्यों उन्हें समझाता? मैं शांत स्वर में बैठा और धीरे से इशारा किया। हाँ कहो। दामाद वीरू का बड़ा ही होशियार था। उसने अपनी पत्नी को इशारा करते हुए कहा, वो कहो कहो, मायका है तुम्हारा। मैं समझ गया कि मायका है तुम्हारा मतलब पहले से ही बात बना कर आए हुए है और वह बेवकूफ़ लड़की भी उसके चंगुल में फंस उसकी बात को उसी के स्वर में रखने जा रही है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। उसने पहले ही कहा, देखो आप खुद बताए चचा, क्या आखिर जो 3 लाख कल मिले हैं उसमें मेरा कोई हक नहीं? क्या मेरा कोई नहीं मरा? क्या वो मेरा बाप नहीं? और फिर इन्हें क्या जरूरत? इनको तो नौकरी और दौलत मिल ही रही है। और फिर पिता ने मुझे कहा भी था कि अगर कुछ हो जाए तो तुझे भी कुछ दूंगा। अगर ये नहीं देंगे तो भला उन्हें शांति कैसे मिलेगी? मुझे सुनकर हंसी आ गई कि एक पिता के लिए यह प्यार था या अपनी खुद की समझाइश। मैंने दोनों को समझाया और कहा, भला तुम क्या चाहते हो? और रही बात दामाद की, तो मैं उनकी करतूत देख ही चुका था और शायद इसीलिए वह उस बात को नहीं रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी बेटी को एक मोहरा बनाकर उपयोग किया था। दोनों बेटे अपनी अपनी बात पर उलझे हुए थे और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि गुस्सा करूं या इन्हें प्यार से समझाऊं। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना ही कहा, चलो ठीक है, मान लो कि कल में अगर तुम्हारी माँ भी मर जाए और उसके नाम से 10 लाख रुपए अगर पड़ा रहे तो तुम लोग क्या करोगे? यह सुन तीनों एक दूसरे के बगले झांकने लगे। उन्हें लगा जैसे मैं ही उस खजांची का एकमात्र दरबान हूँ जो उनके बीच पड़ा हूँ। उन्होंने झूठी मोहब्बत दिखाते हुए सीधे कहा, ऐसा ना कहे, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे सब कुछ आप जानते हैं। और अगर ऐसा हो भी गया तो क्या, हम तीनों भाई बहन आपस में बंटवारा कर लेंगे और फिर शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो सामने है आप उसका तो हल निकालें। मैंने उन्हें समझाया और कहा, ठीक है, कल का कार्यक्रम होने दो, उसके बाद हम समझाइश करेंगे। और उठकर अंदर की ओर आ गया। भीतर आकर मैंने सबको सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए पूछने को कहा और फिर वापस उन्हीं जंगलों में खोने के लिए चला गया, जहाँ से होते हुए मैं धीरे धीरे खान के मुहाने पर उतरा और हाजरी बाबू से कुछ पुरानी बातें दोहराने लगा। आज का दिन बहुत सी हमने पुरानी यादों के साथ बिताया और मैं देखा कि वह अस्थि कलश सुबह से कुछ इस तरह रखा हुआ था जैसे मात्र आंगन में पड़ा हुआ एक पत्थर। किसी एक ने भी आज उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे यह पूछे जाने पर कि आखिर
कल अस्थि विसर्जन के लिए कौन जाएगा। उन्होंने सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना ही कह पाए, ज़्यादा लोगों की तो ज़रूरत नहीं, देखिए एक दो लोग चले ही जाए। मैं समझ गया कि उन ज़्यादा लोगों में मैं नहीं होगा। आखिरकार मौत के बाद जब दोस्त ही नहीं रहा तो भला इन लोगों से क्या उम्मीद करूं। मैं समझ चुका था कि कल मुझे ये जाने के लिए नहीं कहेंगे, और मैंने मन ही मन आज की ही रात अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने का मन बना लिया। और अंततः शायद आज की ही रात मैं अपने उस दोस्त की अस्थियों के साथ बिता पाऊंगा, यही सोच अपनी खिड़की के पास बैठ पूरी रात उस अस्थि कलश को निहारता रहा, ठीक उसी तरह जैसे कोई चकोर किसी चंदा को निहारता रहता है। उस अस्थि कलश को देख मन ही मन ना जाने कितनी बातें मैंने की होगी, और दिन निकलते निकलते अंत में मेरा वह दुख ना जाने क्यों कुछ हल्की खुशनुमा यादों के साथ खुशी से भर उठा, जैसे मेरा दोस्त मुझसे मुस्करा कर कह रहा हो कि बस बहुत हुआ, अब ना कर इंतज़ार, बस बहुत हुआ, अब ना कर इंतज़ार, ना लगा अब और अपने दुखों का अंबार। दोस्त फिर मिलेंगे, तू मना अब मौत का जश्न।